हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की बेटा जो क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने जो चैप्टर ख़त्म किया था उस चैप्टर का नाम था प्रतिशत त्रुटि। ये जो प्रतिशत त्रुटि चैप्टर था इसमें हमने बहुत सारी एरर्स के बारे में अलग अलग पढ़ा था। यानी जो त्रुटियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, बता चुका हूँ। ठीक है, पहली होती है क्रमबद्ध, दूसरी होती है अनियमित यानी यादृच्छिक त्रुटि यानी सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। पूछने वाले क्वेश्चंस हैं सारे, चूँकि आपका यूनिट टेस्ट 2 भी आ रहा है तो उसकी तैयारी के लिए भी हमें काम करना है। ठीक है, तो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, अच्छे से और पढ़ लीजिए एक बार, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आपसे सॉल्व कर सकें। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए क्लासें आपकी रेगुलर लगेंगी अब तो, इसमें आप लगातार क्लासें देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी, आज हम न्यूमेरिकल पढ़ाना है इन चैप्टरों के, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, देखिए पहले ध्यान से। कह रहा है कि एक तार को गर्म करने पर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि हो जाती है। जब बेटा तार होता है, मेटल का होता है, धातु का होता है, उसे जब गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा विक्षोभ होता है और विक्षोभ होने के कारण उसके क्षेत्रफल में, आयतन में थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो बस यही बात कर रहा है कि उसकी त्रिज्या में 2% की अगर वृद्धि हो जाती है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का मान आपको प्रतिशत त्रुटि में क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने बताया था हमें क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो समझना है। जैसा कि हमको इसमें क्या दिया गया है, हमको इसमें दिया गया है कि त्रिज्या में होने वाली वृद्धि, तो ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो त्रिज्या में होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि है उसको लिखने का जो फॉर्मूला है, जो फंडा है वो ये है। ठीक है, जब भी हम किसी भी प्रतिशत में वृद्धि की बात करते हैं, प्रतिशत में त्रुटि की बात करते हैं, तो उसको लिखने का जो फॉर्म होता है वो ये होता है। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, जो आपको दिया गया है वो कितना है, 2%। अब चूंकि जब तार की बात कर रहे होते हैं तो तार हमको पता है कि लंबाई में लंबा होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट में कैसा होता है, गोल यानी वृत्ताकार। तो भाई अगर ये वृत्ताकार है तो वृत्त की बेटा त्रिज्या होगी, यानी उस त्रिज्या में वृद्धि आपको दे रहा है। तो लिखेंगे तार के अनुप्रस्थ काट के पृष्ठ का या अनुप्रस्थ पृष्ठ का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तार के अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे अगर साधारण हम लिखेंगे क्षेत्रफल तो क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना भाई, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि के रूप में, सापेक्ष त्रुटि के रूप में। सापेक्ष त्रुटि के रूप में अगर लिखना है तो डेल्टा ए अपॉन ए, ये पाई जो है आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक, फिर हमें लिखना होता है प्रतिशत त्रुटि, चूंकि ज्ञात क्या करनी है आपको, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत त्रुटि। तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के फॉर्म में यानी रूप में। जब आप इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए, और इसमें जो गुणा करेंगे वो 100 का, यानी ये जो था अभी आपकी सापेक्ष त्रुटि थी। ठीक है, और सापेक्ष त्रुटि में जब 100 का गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाती है प्रतिशत त्रुटि में। तो यहाँ पर भी यही होगा, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये है आपकी क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, वृद्धि है या कमी अलग की बात है, इंटू में 2, और इस पूरे का मान आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 2%। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये जो आया है वो कितना आया है, 4। ठीक है, तो अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि त्रिज्या में 2% की वृद्धि है तो क्षेत्रफल में, हमने कॉमन सी बातें बताई हैं कि अगर त्रिज्या में 2 है तो क्षेत्रफल में दोगुनी होगी, आयतन में 3 गुनी होगी। तो ये देखो 2 गुनी हो गई, यानी सीधे से
4% में आपको मिल गई। ठीक है, इसे फटाफट स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। अगले क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि एक भौतिक राशि है, कोई भी राशि, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो फॉर्मूला निकालने के बाद हमारी कोई राशि आ जाती है, तो वैसे ही एक राशि हमें मिल गई, वो है P। और P के लिए जो फॉर्मूला बना है वो बना है a² × b/c² है। ये एक भौतिक राशि है, फिजिकल एक क्वांटिटी है। अब बताया जा रहा है कि जब A, B और C का मापन किया जाता है, यानी जब A राशि मापी जाती है, B राशि मापी जाती है और C राशियाँ जब मापी जाती हैं, तो इनमें क्रमशः 1%, 2% और 3% की त्रुटि होती है। मतलब A के मापन में 1% की, B के मापन में 2% की और C के मापन में 3% की क्या होती है, त्रुटि हो जाती है। तो ये बताना है कि जब ये P मापी जा रही है तो इसके मापन में हमें कुल कितनी त्रुटि मिलने वाली है, ये हमको सॉल्व करके बताना है, सॉल्यूशन हमको इसका देना है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस तरह से अभी हमने एक राशियों के किए थे, उसी तरह से हमने 3 राशियों में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने का तरीका कैसे है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि इसमें दिया क्या है। इसमें आपको दिया गया है A में प्रतिशत त्रुटि, B में प्रतिशत त्रुटि और C के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। अच्छा, A के मान में जो प्रतिशत त्रुटि है उसको लिखने का तरीका क्या है भाई, उसके सापेक्ष त्रुटि में 100 का गुणा करके चलना है। तो A के मान में जो प्रतिशत त्रुटि है वो डेल्टा A/A × 100, समझ में आ गई। और ये कितनी दे रहा है, कह रहा है 1% की है। इसी प्रकार से B के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा B/B × 100, और ये कितनी है, 2% है। इसी प्रकार से C के मान में जो प्रतिशत त्रुटि है वो डेल्टा C/C × 100, और ये कितनी है, 3%। मिल गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमें सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख के करेंगे प्रश्नानुसार। क्या है भाई, प्रश्न के अनुसार जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है a²b/c², ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको P के प्रतिशत मान में त्रुटि निकालनी, यानी मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी। तो प्रतिशत त्रुटि आप कब बना पाएंगे, जब आपको इसका सापेक्ष मान पता होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखने पर, सापेक्ष त्रुटि के रूप में, जैसे इसको आप सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखेंगे ये बन जाएगा डेल्टा P/P। जबकि यहाँ पर आ जाओ, A के साथ में स्क्वायर लिखा है, यानी 2 × डेल्टा A/A। इंटू में B है, जितनी चीजें इंटू में होती हैं वो प्लस में आ जाएंगी, डेल्टा B/B। अपॉन में B जो है वो प्लस में आ जाएगा और 2 लगा हुआ है, तो 2 × डेल्टा C/C। याद रहेगा, ये तरीके मैंने आपको तब बताए हैं जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे। आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि अगर कोई भी राशि घात लगी हुई है तो घात लिखी हुई राशियों में जो हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिख लिया तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में। और जब आप इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो आपको क्या मान मिलेगा, देखो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, यानी डेल्टा P/P × 100 इक्वल कर दो 2 × डेल्टा A/A × 100 प्लस कर लो डेल्टा B/B × 100 और प्लस करेंगे 2 × डेल्टा C/C × 100। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा A/A × 100 का मान दिया है, डेल्टा B/B × 100 का मान दिया है और डेल्टा C/C × 100 का भी मान दिया है। अगर ये मान दिए हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तब आप इसे लिखोगे डेल्टा P/P × 100 बराबर क्या है, 2 × में 1% प्लस
ठीक है, यहाँ पर क्या था 1 इंटू में 2% सीधे लिख दो, प्लस 2 इंटू में 3%, तो यहाँ पर कितना आ गया 2% प्लस 2% प्लस 6%, तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 10% की। ये है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यानी P के मान में प्रतिशत त्रुटि। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको भी करा दिए जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था उसको बता दें। क्यों? क्योंकि आपको भी आगे इन सब चीज़ों को यूज करना है। वैसे ये टॉपिक 9th की क्लास का है, यानी जब आप कक्षा 9 की क्लास में पढ़ रहे थे, मापन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड भी, एक टॉपिक भी पढ़ा होगा जिसका नाम था कोटिमान। कोटि का मतलब होता है घातें और मान का मतलब होता है मान। यानी अगर हमको कोई राशि दी जाए और वो राशि हमको घातों में दी जा रही है, तो हम उसका मान क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी सी बात समझनी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया हुआ है कि जैसे हमको दिया गया है ME जो है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया जा रहा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको मान दे रहा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, और कह रहा है कि इसका मान हमें इसका कोटि मान ज्ञात करना है। इसका हमें कोटि मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको कोटि का मतलब घातें यहाँ पर नजर आ रही कितनी है, 10 की घात -31। क्या नजर आ रही है, 10 की घात -31। लेकिन नहीं, छोटी सी बात हमें और समझ के चलनी है। आंकिक मान को देखते हैं। हमको जो भी आंकिक मान यहाँ पर दिया जा रहा है वो क्या है, 9.1 है। कितना है, 9.1 है। ठीक है, तो ये जो 9.1 है ये आंकिक मान है, और 10 की घात -31 जो है इसे हम लोग कोटि मान कह रहे हैं, अभी घात बोल रहे हैं। अब हमको क्या करना होता है, कोटि मान जो ज्ञात करना होता है उसके लिए हमें देखना होता है कि इसमें आंकिक मान क्या दिया गया है। दो बातें बताते हैं। आंकिक मान जो भी दिया गया होगा, न्यूमेरिक नंबर है ना, NN न्यूमेरिक नंबर, जो भी आपको न्यूमेरिक नंबर दिया गया होगा, अगर वो मान 3.16 से ज़्यादा है, अगर वो मान न्यूमेरिक नंबर जो है वो 3.16 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना है कि उसकी जो भी पावर है उसकी पावर में +1 कर देंगे। तो आप उसकी पावर में +1 कर देंगे। बात समझना, अभी इसमें बताऊंगा मैं। अगर मान लो वही न्यूमेरिक नंबर का जो मान है वो 3.16 से कम है, तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो देखते हैं। ये तो हमने आपको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए एक चीज़ बता दी। इसको आप बाकायदे अपने दिमाग में भी ऐसे ही ब्रैकेट बनाकर रख लीजिए, क्योंकि काम आने वाली चीज़ है। अब आते हैं, हमको ये जो मान दिया गया था, ME का मान आपको दिया गया है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg है। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो मान है वो 3.16 से क्या है, ज़्यादा है ना। ये 3.16 से क्या है, ज़्यादा है। तब आप क्या लिखेंगे, तब आप इसकी घात में +1 करेंगे। अर्थात आप यहाँ पर जब इसका कोटि मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की घात -31 दिया गया, लेकिन इसके कंपैरिजन करके हमने देखा तो इसकी घात में +1 करना है, +1 करना है। समझ रहे हो ना, +1। पावर माइनस में है तो कोई मतलब नहीं, +1 करना है। तो अब आपको यहाँ पर कोटि मान कितना मिल गया, 10 की घात -30। ये किसका कोटि मान है, ये कोटि मान है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। एक और छोटी सी बात कर ले, चलो। कहता है QE, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कहता है इसका भी आपको क्या ज्ञात करना है, कोटि मान। तो भैया इसका कंपैरिजन करके देखो 3.16 से,
तो इस बार कौन बड़ा है? 3.16, मतलब 1.6 क्या है? छोटा है। अगर 1.6 छोटा है तो आप क्या करोगे? तो आप इसकी पावर में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यानी अगर तब आप इसका कोटिमान लिखने जा रहे हो तो आप सीधा कितना लिख सकते हैं? 10 की घात माइनस 19। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात माइनस 19। एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। कहता है पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। और हमें भी क्या करना है? इसका कोटिमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोटिमान ज्ञात करना है। तो कोटिमान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसका कंपैरिजन करो 3.16 से। जैसे ही देखोगे 3.16 से 6.4 बड़ा है तो मतलब इसका कोटिमान में क्या करेंगे? +1 कर देंगे। अर्थात इसका जो कोटिमान आएगा वो क्या आएगा? 10 की घात 7 आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इस तरह से ये जो छोटा सा टॉपिक था इसको बहुत शॉर्ट तरीके से हमने बताया है। बिल्कुल एक एक वर्ड आप इनके समझ के रखिए और आगे की क्लासों में इनका भी यूज करना है। ठीक है, बाय। Hello students, with the present morning, I, at the platform of Shivaji Group of Institutions, welcome you all with a video lecture class. My dear student, we were continuing with poem that is written over here, a photograph. It's written by Shirley Tolson. We have discussed about this poem, what it was, and about the poetess of this poem. If we talk about the poetess of this poem, so Shirley Tolson belongs to the modern age in British poetry, and she was known for her experimentation and technique. She was known for her experimentation and technique, and her poem is really known for her presence of mind, her wit, and her brevity. She lives in Somerset at present, and she was, during the period of Christianity, she was working on her books dealing with the folk of Britain and Ireland. She seemed to have imbibed in her life very strongly the impact of religious persons and saints. So, if we talk about the poetess Shirley Tolson, so she belongs to a modern age. She was known for her her wit, her brevity of the poetry, her picturesque description, and one more thing is that whenever we read the poetry of her, we feel that the things are before us. So we can say that there is a picturesque description in her poetry, and imaginary scenes are there, and the one work that is very known, the Celtic Alternative and the Celtic Year. This was the works of Shirley Tolson. So student, we have discussed that in this poem, a photograph, there are 3 stages of life: youth, middle age and death. Youth, middle age and death. So through these stanzas, it has been described. So let's start the poem, and we will see what was actually happened there. So the thing was that the cardboard showed me how it was. Cardboard means a photograph. The photograph shows me how it was. Which type of the poem, which type of the thing was it? When the two bird cousins went paddling. Cardboard means a photograph, and 2 cousins were paddling there. So it means that the mother of poetess and 2 cousins. What was the name of the 2 cousins? Betty and Dolly. These 3 were enjoying their sea holiday. Okay, and they all were paddling. They all were walking in a shallow water level, and they all were enjoying with themselves. And each one holding one of my mother's hand. Each one. It means Betty and Dolly. They both were holding my mother's hand. And she, the big girl, some 20 years old. So I hope so that she was 20. She was not more than 12 years old. She was not more than this. Almost she was 12 years old at that time.
and three stood still to smile through their hair. So at that time, they all three were smiling, and because the wind was going on at that time, so her hair was coming down towards on their faces. So she was smiling through their hair. So this was the scene at that time. This was a different scene at that time. So the poet is saying over here that they all three were smiling through their hair. And the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And my uncle was clicking the picture at that time. And it was a time when I was not born at that time. My mother's at the sea, which appears to change less, was their terrible transient feet. Terrible transient feet, you can say the mortal, the thing that dies. The thing that dies. Fine. So you know what the thing that dies? Human beings are mortal because we have taken birth and it shows that we have to die. This is we have transient feet. We have transient feet. But many things are there. They don't die. These are in the category of the immortal thing. Just like soul is immortal. Man is mortal and soul is immortal. Fine. At the sea, which appears to have changed less, was their terrible transient fate. So at that time, the sea that seemed to me not changed anything. That there was no changement in the sea. That was same as it was last year, and it was many years ago. But I can see that it was washing the mortal feet of there. The mortal feet of there. It was washing their feet at that time. So some 20-30 years later, after 20 or 30 years, so here we have discussed the youth age. It's the time of the youth age. It's the time of the pleasure. It's the time of the enjoyment, fun, and you can see charm everywhere. Fine. So they all three were at the age of they were at young age, and they were enjoying very well. They were enjoying their sea holiday, and three were paddling, and three were clicking. They all three were clicking the picture through the camera, while the uncle and one more thing is that they all three were smiling through their hair. So in a brief way, we can say they all were enjoying at that time. Okay, but this is the prime of their time. This is the youth age. That's why they have a lot of fun and enjoyment, and we can see lots of vigor, energy, and enthusiasm in their life. Fine. So the thing, the image, the pictures that which were clicked at that time. So that was only the memory that we can keep. That will always be memorable for me. That will always be into my memory, and that period, that time cannot come again in our life. So that is the youth period, and it happens with everyone. It happens with everyone, not with these people, because we people are mortal, and we show that we have to die. Now let's proceed to middle age. So here poetess has written some 23 years later. Now it's the time of after 20 or 30 years later, and Dolly she had said, and look how they dressed us for the beach. Now she laughed at the snapshot. Snapshot means photo. So after 20 or 30 years, when they see their photographs, she started laughing. She started making fun of the posture and the appearance that they had given at that time. They started laughing. They started making fun of that. It means to say that they all were getting some type of the fun to when they are seeing those pictures. Years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. So now she is addressing Betty and Dolly. She has said, look how they dressed us for the beach. In which way we were dressing ourselves at that time? What was our dressing sense at that time? So this is the thing that the poetess want to explicit before us. That the poet want to describe or narrate before us. The sea holiday was her past. Mine is her laughter.
So the holiday, the time that has been passed, that cannot be come back again, because you people know that the lost time never come back again. So that time has been lost, that will be memory. But mine is her laughter. The thing only we have into our hand, what is this? The laughter. Because whenever we see the photograph of that, the particular photograph of them, whenever the photo was clicked, we will smile to see that. Always, forever and ever, we will smile. So what are the things? Which type of the thing that we have into our hand? The laughter. The laughter that we have into our hand. Both ray with the labored ease of loss. Ray means twisted, labored, worked hard, ease of loss. So the people cannot come it back again, because it's a time of the past, and the damage that we have lost, so we cannot come it back again. That has been lost, we cannot come it again, because that time has been past. We cannot regain our youth, we cannot regain our prime time, we cannot regain that charm and beauty and the attraction and the enthusiasm, energy, and the vigor that we had in that period. We cannot come back again, because it is also said in a poem Element, that is written by Percy Bysshe Shelley. In that poem, he has also discussed about the charm, about the energy, and the vigor that we have in the youth age, we don't have at the time of the middle or at the time of the old age. So in the same way, this thing has been happened. And she had been dead nearly as many years as the girl lived. So now we can say that now the time has been passed, and my mother has been died over here, and now she had been nearly as many years dead as the girl lived. And of these circumstances, nothing to say at all. It's silences, quietness, and the circumstances, the circumstances means situation. So the thing is that the years that she had been lived, that years cannot come back again. Nothing is left now. Only what is left here. We can see the photograph of my mother and their cousins, and the silence of the photograph silences everything. The silence silences everything. It means to say, now you can see the silence, but the beauty of the thing, the beauty of that photograph you can see, and you can treasure that memory into your heart. Only that thing you can keep into your mind, but the time that has been gone cannot come back again into your life. So students, this is the full of pathos and some real life of the example before you. So I hope so that you have got this poem very well, because the central theme of the poem is really related to the title of the poem, a photograph. So student, the question answer of this one will be discussed to this one. 3 stanzas depict 3 different phases. The first, the author's mother has been appeared as a girl of some 12 years. At the youth age, the poetess mother has been appeared as a 12 years old. But in the middle age, 30 years later. It means after 30 years, she was about 42 or 45 years. And she could be seen laughing at the snapshot, the sea holiday, and dressing herself beautifully was her past. So that was her pastime. And when she died in the 3rd phase of the life, the mother is expired. She had been nearly expired when the girls lived. So student, this is the poem before you. The question answer and the comprehension passage we will discuss in our next class. That is enough for you. Thank you and have a nice day to one you all. Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitin Tripathi. Today I am going to explain remaining part of this chapter. तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण के विषय में बताया था।
अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? ये भी जो है प्रारंभ में सभी प्रकार के पदार्थों के लिए दिया गया, चाहे वो सूक्ष्म कण हो या बृहद कण हो, लेकिन बाद में इसका जो लिमिटेशन आया जाके वो सिर्फ सूक्ष्म कणों पर ही लागू हुआ जा करके, जैसे कि डी ब्रॉगली या ड्यूअल नेचर में बात कही गई, सिमिलरली हाइजेनबर्ग में बात की गई। सभी प्रकार के पदार्थ जो है इस नियम को पालन करते हैं, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंस था, वैलिडिटी थी, वो सिर्फ सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती थी, इलेक्ट्रॉन के समान जैसे कणों पर लागू होती थी। तो क्या था इसमें नियम? सबसे पहले बताते हैं आपको। था किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अगर कोई भी कण लगातार मोशन में है, गति कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट समय पर हम एक समय में एक ही चीज ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी चीज में अनिश्चितता आ जाएगी। कहने का तात्पर्य है यदि मैं उसकी स्थिति पे फोकस करता हूँ तो उसके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, यदि संवेग को देखता हूँ तो स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो नाम है गतिशील कण, तो गतिशील कण में एक नाम और जोड़ सकते, त्वरित गति करते हुए कण, यानी कि वो एक्सीलरेशन मोशन में है। कहने का तात्पर्य जरा ध्यान से देखिए जरा, एक कण है m द्रव्यमान का, ठीक है, इसकी प्रारंभिक स्थिति कुछ x1 है, जहां पर कुछ v1 वेग से गति कर रहा है। कुछ समय पश्चात ये जो है लगातार मोशन में है। अब चूंकि कण वही है तो द्रव्यमान इसका वही बना रहेगा, वेग बदल के कुछ v2 हो जाएगा और स्थिति बदल करके x2 हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग सर ने बताया कि अगर मैं इस जगह पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं इसकी स्थिति देखता हूँ तो वेग में अनिश्चितता आ जाती है, और वेग देखता हूँ तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। कैसे? तो इसके लिए एक समीकरण स्थापित किया गया, m द्रव्यमान का कण, फिर स्थिति में परिवर्तन x2 माइनस x1, और वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1। इन सब का गुणनफल या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, एक संख्या बताएगी h इक्वल टू 4 पाई। ये कि नियतांक वैल्यू है, h होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान निश्चित होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यानी ये पूरा हो गया नियतांक। ठीक है, अब इस m का गुणा हम इस वेग में कर देते हैं तो आ जाता है x2 माइनस x1 इंटू m का से मल्टीप्लाई कीजिए mv2 माइनस mv1। ओके, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा h अपॉन 4 पाई। ठीक है, आगे क्या हो जाता है x2 माइनस x1 mv2 इज द मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग mv को। तो ये हो जाएगा p2, ये हो जाएगा p1, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के। ये क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा x, इसको लिख सकते हैं डेल्टा p, दिस वन इज द h अपॉन 4 पाई। तो ये हाइजेनबर्ग का एक गणितीय रूप है, इसमें बताया गया कि अगर स्थिति में
करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो किसी निर्धारित समय पे त्वरित गति करते हुए कण की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। एक समय में एक ही चीज आप देख सकते हैं, दूसरी चीज में तुरंत अनिश्चितता आ जाएगी। अब वो चाहे आप पहले स्थिति को देखेंगे, संवेग में अनिश्चितता आएगी, और संवेग देखेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी। तो ये था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अगली चीज पर हम आते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ। क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन मेघ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन मेघ, बादल। जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी परमाणु में जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। इस धनावेशित नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपके पिछले परमाणु मॉडलों में बताया गया था। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी स्पीड इतनी हाई स्पीड होती है कि वो एक सेकेंड में मिलियन ऑफ रेवोल्यूशन, लाखों की तादाद में चक्कर लगा देते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, यानी कि एक सेकेंड में 1.5। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, अब ऋण आवेशित जब इसकी ओर गति कर रहा है और एक सेकेंड में लाखों चक्कर लगा रहा है, तो एक ऐसा महसूस होगा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का एक क्षेत्र बन गया। एक सेकेंड में चूंकि लाखों चक्कर हो रहे हैं तो सभी जगह ऋण आवेशित चार्ज मुझे दिखाई पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर एक निगेटिवली बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ। नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र जिसमें ऋण आवेश वितरित रहता है उसे इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। ठीक है, छोटी सी एक डेफिनेशन दी। नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र जहां ऋण आवेश वितरित रहता है इलेक्ट्रॉन मेघ कहलाता है। ठीक है, अगली चीज है स्टूडेंट, वो है ऑर्बिटल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑर्बिटल, एक टर्म होता है ऑर्बिट, एक टर्म होता है ऑर्बिटल। अंतर क्या है? ऑर्बिट को कक्षा बोलते हैं, सेल। यानी कि ऑर्बिट और सेल एक ही चीज, इसको हम K11 से प्रदर्शित करते थे, उसको हम ऑर्बिट कह भी सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल चीज अलग है। अब जरा एक दूसरी चीज देखिए, हमको बताया गया कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। क्या बताया गया? कक्षाएं, यानी कि सेल, या इसी को हम नाम देते हैं क्या? ऑर्बिट। एक ही चीज है सेल और ऑर्बिट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K, L, M और N। एक्चुअली में होता क्या है, इन सेल या ऑर्बिट का निर्माण होता है सबसेल से। क्या होता है? सबसेल, उपकोष, कोष, कक्षा, ये हो गए उपकोष। उपकोष को प्रदर्शित करते हैं S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इन उपकोष का निर्माण वास्तव में होता है ऑर्बिटल से। किससे होता है? ऑर्बिटल, जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षक। अब ये क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। S उपकोष में एक कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5, 1,
ठीक है। जो एस कक्षक होता है इसकी आकृति शेप ये कैसी होती है, गोलाकार, कैसी होती है, स्फेरिकल, गोलाकार, और इसकी आकृति होती है डंबल। जैसे वो एक्सरसाइज में डंबल प्रयोग नहीं किए जाते, उसी प्रकार की आकृति मैं बना के दिखाऊंगा आपको, डंबल से होती है। डी में क्या होता है, ये डबल डंबल होते हैं, दो डंबल एक साथ। एफ की आकृति होती है कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है। क्यों जटिल होती है ये भी मैं बताता हूं। एस की आकृति गोलाकार कुछ इस तरीके से, डंबल में ये हो गए डंबल, डबल डंबल में दो डंबल एक साथ चलते हैं कुछ इस तरीके से, और इसकी आकृति जटिल होती है, मैं बताता हूं कैसे। गोलाकार आकृति के एस में एक ही कक्षक होता है तो उसका नाम होता है एस। डंबल के में तीन होते हैं तो इनके नाम होते हैं पीएक्स, पीवाई और पीजेड। डबल डंबल में दो दो अक्ष एक साथ चलते हैं, उनके नाम होते हैं डीएक्सवाई, डीवाईजेड, डीजेडएक्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट में होता है dz स्क्वायर। इसमें दो अक्ष एक साथ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स में तीन अक्ष एक साथ चलते हैं, इनके नाम होते हैं एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंत में होता है एफ एक्स वाई जेड। अब देखिए गोलाकार आकृति बन गई, इसमें एक एक अक्ष चलता है पी एक्स। अब ये एक्स अक्ष पे बना दोगे तो ये पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको वाई अक्ष पे बना दोगे एक डबल तो पी वाई हो जाएगा, और इसको जेड अक्ष पे बना दोगे तो ये हो जाएगा पी जेड, ठीक है। अब इसी प्रकार डी में चलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड। अब दो अक्ष एक साथ चलेंगे, तो दो अक्ष में अगर हमने आपको ये डी के दो डंबल बनाए हुए, यहाँ पे पांचों आकृतियां अलग बनेगी, जाकर के उनको ध्यान से देखिए। देखिए एक रूम के कॉर्नर में तीनों अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, और तीनों में एक विशेषता होती है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 अंश पे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाम लिया गया एक्स वाई, तो किसी अक्ष को एक्स कहिए, किसी को वाई कहिए, किसी को जेड कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सभी एक दूसरे के 90 पे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो नाम लिए गए एक्स और वाई, तो उन्हीं को मेंशन करेंगे एक्स एंड वाई, ये हो गए। अब इनके 45 पे जाकर के डंबल बना दीजिए दो एक साथ, एक बनाइए 45 पे ऐसे, और दूसरा वाई बनाइए 45 इस तरीके से, तो ये आकृति होगी डी एक्स वाई। फिर आ रहा है डी वाई जेड, तो डी वाई जेड के लिए आप फिर से आप कर लीजिए, नहीं तो आप तीसरा अक्ष भी बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, अगर मैंने इसको जेड अक्ष बोल दिया, इसको वाई अक्ष बोल दिया, तो फिर से आकृति रिपीट हो जाएगी, ये वही चीजें हमने अक्ष के नाम बदल दिए। तीसरा है dz x, फिर आपने क्या किया, इसको x बोला, इसको z बोला, तो आपने फिर से वही आकृति इसके 45 अंश पे डबल डंबल बना दिए जाते हैं। ये थे dxy, dyz, dzx। अब बात आती है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कौन से अक्ष बोले जा रहे हैं, एक x बोला जा रहा है, एक y बोला जा रहा है। अब चूंकि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x के अक्ष पे बनाइए और y के भी अक्ष पे बनाइए, तो ये हो जाता है, इसमें आकृति में परिवर्तन आएगा, ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट क्या है, dz स्क्वायर। dz स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ एक ही अक्ष बताना है और इसी अक्ष पर आपको एक डंबल दिखा देना है,
और बीच में कुछ इस प्रकार से गोल एक आकृति बना दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं नोड। नोड क्या चीज होती है? नोड किसी परमाणु का वह स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। नोड किसी परमाणु में वो प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये था ऑर्बिटल। अब वास्तव में ऑर्बिटल है क्या, इस सूत्र को मिलाइए। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ना तो सेल में होता है, ना ही सबसेल में होता है, होता कहाँ पर है? ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो गई जाके ऑर्बिटल यानी कक्षक में। तो कक्षक क्या है? कक्षक में 3 अक्ष देख रहे हैं, एस में भी इसमें भी 3 अक्ष चलते हैं एक साथ। ये गोलाकार आकृति में आप दिखा सकते हैं एक्स, वाई और जेड। तो किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। हमने F को जटिल क्यों बोला? चूंकि एक साथ हर एक में 3 अक्ष चल रहे हैं। हम इस 2D प्लेन पर 3D स्ट्रक्चर को बनाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो तीसरी अक्ष है वो इसकी गहराई के रूप में दिया गया है। तो गहराई में जाकर के हम चित्र नहीं बना सकते हैं, डायग्राम नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसकी आकृति को जटिल कहा गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही, इतना रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे चलें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड गेट क्या होते हैं, और गेट क्या होते हैं और नॉट गेट क्या होते हैं। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है और एक्सॉर गेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नैंड गेट क्या है? नॉट गेट प्लस एंड गेट, यानी नॉट गेट और एंड गेट को जब हम लोग कंबाइन कर दें तो बन जाएगा हमारा नैंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट अगर हमको बनाना है और नैंड गेट के बारे में लिखना है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। नॉट गेट और एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है, यह 2 या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इसे एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इसे एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है? एंड गेट। इसमें अगर हम नॉट गेट को और जोड़ दें
तो ये जो हमारा बना, अगर इसी सर्किट को हम एक बॉक्स में बंद कर दें तो ये जो बनेगा हमारा, ये होगा हमारा NAND गेट। इसी को हम दिखाते हैं थोड़ा ज्वाइंट तरीके से। ये नॉट का साइन आ गया, ये A है, ये B है, F इक्वल टू A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा NAND गेट, और यहाँ आ जाएगा F इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल आप लोगों ने लास्ट हफ्ते देखी थी। ट्रुथ टेबल देखने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, A, B और F बराबर क्या है, A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इसमें हम लोग इनपुट दें, जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ जीरो इंटू 1 यानी जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं 1। 1 इंटू जीरो जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं 1, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गई ट्रुथ टेबल हमारी NAND गेट। ये NAND गेट की हमारी क्या हो गई ट्रुथ टेबल। अब इसके केसेस हम लोग देखेंगे, इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। केस देखने के लिए हम लोग ये सिंबल बता रहे हैं, क्या क्या केसेस होंगे इसमें। केस 1, जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1। केस नंबर 2, जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1। केस नंबर 3, जब A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। लास्ट केस, केस 4, जब A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर केस में जो आउटपुट है वो आपका क्या आ रहा है, पहले आ रहा 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0। तो ये हमारा क्या था, NAND गेट। अब हम इसके बाद सीखेंगे NOR गेट। तो NOR गेट क्या होता है, NOR जैसा नाम है NOR का मतलब होता है नॉट प्लस R, यानी ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। तो नॉट प्लस R क्या बन जाएगा, NOR गेट। तो NOR गेट पता चल गया कि किससे बनता है, नॉट से और R से। तो ये भी क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है। तो NOR गेट, तो ये किससे किससे बना है,
नॉट प्लस आर, ये नॉट प्लस आर का कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस आर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर गेट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इससे आर गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं, इसे आर गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। अब हम लोग बात करें सिंबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल क्या होगा? सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो नॉर गेट किससे किससे बना है? पहले तो बनाएंगे आर गेट, तो बच्चों ये रहा हमारा आर गेट। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, नॉट इसमें और जोड़ना है, तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। ये टोटली हो गया हमारा क्या, तो टोटली हमारा हो गया सिंबल से बंद कर दिया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहाँ है बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, या एक तरीके से और डिजाइन कर सकते हैं। इसको ये देखिए, इसको एक तरीके से और डिजाइन करके दिखा रहे हैं। इसको एक तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा एफ बराबर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा नॉर गेट। अब ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में देखिए, ट्रुथ टेबल में होगा ए, बी और एफ बराबर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये 2 0 2 1, ये 0 1 0 1। अब हम लोग ऐड करें, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है नॉर गेट। अब हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से केसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके केसेस देख लीजिए। इसके केसेस देखिए, केस नंबर 1, पहला केस, जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो f बराबर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। केस नंबर 2, जब a बराबर 0 और b बराबर 1, तो f बराबर 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। केस नंबर 3, जब a बराबर 1 और b बराबर 0, तो f बराबर 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट वही 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। केस नंबर 4, जब a इक्वल टू 1,
b इक्वल टू 1, 1 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 1, तो कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस तरह से ये हमारे चारों केसेस हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने NAND पढ़ा और NOR पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है? ये गेट भी क्या करता है? दो या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और एक आउटपुट हमें प्रदान करता है। एक्सक्लूसिव OR गेट थोड़ा अलग होता है इन सब गेट से, तो हम लोग एक्सक्लूसिव OR गेट देखेंगे। ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है? इसी को हम लोग XOR बोलते हैं। XOR, एक्सक्लूसिव OR गेट। XOR गेट क्या करता है? देखिए XOR जैसा नाम है तो इसमें लिखेंगे या दो या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है। एक्सक्लूसिव OR गेट थोड़ा अलग होता है। ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल है। ये अगर हमारा A, ये हमारा B, ठीक, इससे हमारा इनपुट जा रहा है X, इससे हमारा इनपुट अगर Y जा रहा है तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा हमारा X XOR Y, ठीक, X XOR Y। इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रुथ टेबल में, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ट्रुथ टेबल इसकी देखें, इसकी ट्रुथ टेबल देखने के लिए हमारे पास A है, B है और F बराबर क्या है? X XOR Y। इसका मतलब होता है XY कॉम्प्लीमेंट प्लस XY कॉम्प्लीमेंट प्लस X कॉम्प्लीमेंट Y। तो हमें ये निकालना है आउटपुट में। तो हमें क्या आउटपुट में निकालना है? यानी हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? यानी हमारे पास होना चाहिए X की वैल्यू, X की वैल्यू, Y की वैल्यू और क्या होना चाहिए हमारे पास? X का कॉम्प्लीमेंट और Y का कॉम्प्लीमेंट। ये चार वैल्यू होंगी तभी हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए XY कॉम्प्लीमेंट और क्या होना चाहिए? X कॉम्प्लीमेंट Y। तो इतना हमारे पास होगा तो हमको F मिल पाएगा। तो इतना अगर हमारे पास है तो F ढूंढना है तो सबसे पहले हम यहाँ 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए X का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। Y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0। तो अब यहां से हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है X कॉम्प्लीमेंट Y, ये निकालना, और दूसरा निकालना है XY कॉम्प्लीमेंट, एक ये निकालना है। तो पहले ये निकालना है, तो ये निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ देखिए ये और ये, तो ये और ये 1, ये 1, ये 0 और ये 0, यानी एक ही बार बना देगा। अब हमारा ये निकालना है हमको, तो यहां से देखिए ये 0, ये 0, ये 0, देखिए ये और क्या चल रहा है? ये, तो ये देखिए 0 बनेगा, ये दूसरा 0 बनेगा, तीसरा 1 बनेगा, चौथा 0, तो यानी 0 0 1 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 1 1 0।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया XOR गेट। XOR गेट की ट्रुथ टेबल जो है थोड़ी डिफिकल्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने x लिखा, फिर y लिखा, फिर x का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर y का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर x का कॉम्प्लीमेंट y निकाला। तो ये पूरा आपका आ गया। तो ये हो गया हमारा NAND गेट, NOR गेट और XOR गेट। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।